सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने डिफरेंसेस जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को मैंने दो पार्ट में किया है। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा लैकिंग देखने को मिले वीडियो में। तो अगर जो इस सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं वो उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो पहला पार्ट देख ले, तब जा करके उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा कि मैंने अभी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मैंने अभी हमने उसे कैटेगराइज करा। एक मैंने अभी एक एग्जांपल दिया उस जो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया, एक जो पहले वाली वीडियो है जो पार्ट 1 है, उसमें उसमें आप लोग लास्ट में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि उसमें जो आपका है मैंने मेडिसिन शॉप का उदाहरण दिया, इसमें दो शॉप को रखा और दोनों में हमने प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को कैटेगराइज करके देखा और देखा कि कैसे प्रॉब्लम्स होती है एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को हैंडल करने में और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल करने में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सीधा सा अप्रोच रहा है कि अगर आप प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को अगर आप यूज करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिलेगी आपको उस पर, बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो हम आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि और भी क्या क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसमें से मैंने 3 डिस्कस किया है पार्ट 1 वाले वीडियो में। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो है कोड रीयूजेबिलिटी। हम लोग पहले वाली वीडियो में इसे थोड़ा सा ब्रीफ किया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे चीजें कम लिखता हूँ तो आपको कम बताता हूँ। आप लोग मेरी बातों को गौर से जरूर सुनिएगा। अगर वो आप सही सुन रहे हो, गौर से सुनोगे तो आपको मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आपको वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो कोड रीयूजेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में ये फंक्शन नहीं है। आप कोड को रीयूजेबल नहीं मतलब रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी आप प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एग्जीक्यूट करते हो तो टॉप टू बॉटम एवरी टाइम वो टॉप टू बॉटम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक कंपाइल करेगा और आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी डिफरेंसेस है जो आपको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। लेकिन कोड रीयूजेबिलिटी आपको ये जो फीचर है ये आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मेडिसिन की शॉप में अगर किसी एक इंसान को जरूरत होती है किसी मेडिसिन की, तो पार्टिकुलर उसी रैक में वो जाता है उस शॉपकीपर और उसी पार्टिकुलर रैक से आपको वो दवा ला करके देता है, बजाय किसी दूसरे रैक को टच किए। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक पूरा क्लास बना हुआ है उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज हैं, ठीक है, और आपको सारे फंक्शंस का काम नहीं है, आप किसी एक पार्टिकुलर फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक क्लास जो है उसका सिर्फ आप ऑब्जेक्ट बना दो और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पार्टिकुलर फंक्शन को आप यूज कर लो। जैसे कि सपोज मान लो कि ये सपोज एक क्लास है, ठीक है, क्लास में एक फंक्शन बना है, 2 फंक्शन बना है, 3 फंक्शन बना है, 4 बना है, 5 बना है, ठीक है। एक और मान लो सेम प्रोग्रामिंग में एक और क्लास है। अब मान लो कि यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन एक यहाँ जो फंक्शन है वो फंक्शन ये वाला सेम फंक्शन है, तो आप बजाय इसको दोबारा बनाने के इस क्लास का क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट बना लोगे और इस ऑब्जेक्ट के सहारे बस इस जो भी फंक्शन है उसको यहाँ पर आप बुला लोगे, कॉल कर लोगे। इसको इन्वॉक करना भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखो जैसे क्या हुआ, इस क्लास की कोड्स को हम लोग रीयूज कर लिया ना यहाँ पे, तो ये फंक्शन आपको ये फीचर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग और भी फर्दर देखते हैं कि और क्या है। मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आपका सी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया कि इसमें सारे जो होते हैं फंक्शंस होते हैं, प्रोसीड्यूर्स सिर्फ होते हैं, और जब भी होता है वो टॉप टू बॉटम वो एक्सेस होता है। अगर बहुत बड़ी और लंबी अगर कोड्स इसमें लिख दिया जाए तो एग्जीक्यूट करने में टाइम मिलेगा और बड़ी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जैसे टेम्पलेट्स नहीं बना सकते, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है सी में। लेकिन C++ में भाई ये उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, और इसके लिए अप्रोप्रिएट भी है। कहने का मतलब
भाई ये एक्सेप्टेबल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। ये कहता है C++ कि आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को ले आओ, मैं इसे इसे सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व इसलिए कर दूंगा क्योंकि कहा जाए कि एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, इसको एक साथ कैरी करना बहुत ज्यादा सामान है, तो इसको आप एक साथ कैरी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में हम बांट लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके छोटे छोटे सेगमेंट को हम लोग ले जाते हैं और जहां रखना होता है वहां रख देते हैं। तो ये इजी है, यानी एक एक करके कैरी करना इजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये फीचर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड कराता है। इसलिए बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ करके, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके और आगे प्रोसीड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा हाइडिंग। जो हमारा डेटा हाइडिंग है, डेटा हाइडिंग के बारे में अगर हम विशेष जानेंगे तो डेटा हाइडिंग का फीचर जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था एक स्वीट शॉप की, कि हम जाते हैं स्वीट के दुकान में और वहां पे हम लोग बोलते हैं कि भैया हमें कोई भी स्वीट्स दे दो, बजाय हम ये पूछने के कि उसे आपने कैसे बनाया। हम बस हम मिठाई लेते हैं, यानी मिठाई को अगर हम इन द सेंस बोले कि आउटपुट लेते हैं और हम लोग चले आते हैं, क्योंकि हमें अननेसेसरी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। अननेसेसरी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है, ना वो बताते हैं और ना वो कभी बताएंगे। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वहां पे चांसेस होता है। अगर सपोज मान लो कि अगर कोई दुकान के पास आप गए, स्वीट्स के दुकान के पास गए और आप उनसे पूछते हो कि यार ये मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, आप कैसे बनाए इसे, अगर वो अपने सीक्रेट्स आपको लीक कर दे, बता दे, तो कहीं ना कहीं उनका एक कॉम्पिटिटर मार्केट में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इररिलेवेंट डिटेल्स को है वो कभी भी यूजर्स को नहीं शो करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे जहाँ पे मिठाइयाँ बनती है या जो भी चीजें बनती हैं कहीं भी कोई दुकानों में, तो वो देखना कि वो पीछे बनती है और वो कहीं भी फ्रंट एंड में नहीं रखा जाता, उसे दिखाया नहीं जाता कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो फीचर आपको प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसको सपोर्ट करता है, इसलिए ये सिक्योर है। जैसे कि पिछले वीडियो में या जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस करा था हम लोगों ने, उसमें सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर के, क्योंकि उसमें डेटा हाइडिंग की फीचर नहीं होती है, ठीक है। अब जो है हमारे पास एग्जांपल है सी और फॉरट्रेन, और इसका एग्जांपल है C++, या तो हम जावा बोल सकते हो, और भी बहुत सारे हमारे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाना कि प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इस चीज को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि आज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की ही वजह से है, और आज ये जो भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की मदद से ही और वजह से ही गेन किया है, ठीक है। बस ये कह सकते हो कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके, इसमें चीजें मॉडिफाई करके, इसमें चीजें को बदल करके और आपको एक नई चीज का जन्म दिया गया, एक नई लैंग्वेज का जन्म दिया गया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। और ये मेरा दूसरा वीडियो था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज अ प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन मुझे मेरे बहुत सारे बच्चों ने, जब मैं पढ़ाता था तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर थोड़ी सी चीज़ें का जो बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती, कोर्स में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो सर अगर आपको टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाऊँ। तो उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस डालना शुरू किया हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो रेगुलर मैं बेसिक से ही मैंने शुरू करा है और मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और आपको कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत अगर होगी ये सब चीज़ें समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और बहुत ही जल्द इसके बजाय एक और प्लेलिस्ट में तैयार करने वाला हूं जिसमें सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बॉटम से यानी जीरो से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो इस चैनल को अगर आप चाहें तो, मैं फोर्स नहीं कर सकता, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जब जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है या इसमें अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे जरूर दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।